यस स्टूडेंट, देखिए चैप्टर नंबर 7 में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जिसका नाम है नील्स बोहर। देखो नील्स पहला साइंटिस्ट था हमारा जिसने हमें किसके बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया। देखो थॉमसन के बाद में आया था हमारा कौन सा, रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका सॉल्यूशन आगे किसने किया था, नील्स बोहर ने किया था। किसने किया था, नील्स बोहर ने। तो देखिए नील्स बोहर ने निम्न परिकल्पनाएं दी, जिन परिकल्पनाओं को अपन अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नील्स बोहर ने क्या परिकल्पनाएं दी। देखिए नील्स बोहर ने क्या किया, परमाणु था उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में उसने क्या लिया, एक परमाणु का आकार बनाया और उसमें अंदर रखा कि ये नाभिक है, और नाभिक के जो बाहर है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। ये देखिए ये परमाणु है, पूरा क्या है, परमाणु है, ये परमाणु है। परमाणु में ये क्या है, हमारा नाभिक है। क्या है, नाभिक है। नाभिक है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो खोखला भाग होता है, जो बाहर का भाग होता है, इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। इनकी संख्या बताई, नील्स बोहर ने बताया कि जो इन कक्षाओं की संख्या है वो n हो सकती है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक होती है। लेकिन ये संख्याएं कहाँ तक होती है, केवल जितने तत्व अपन को खोज कर लिया। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लिए n बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। उसी प्रकार हीलियम का कितना होता है, 2, लिथियम का 3। तो ये इस प्रकार होता है। तो इसने बताया कि इसमें कितनी कक्षाएं हो सकती हैं, n कक्षाएं हो सकती हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा तत्व है, कौन से तत्व का परमाणु है। आई बात समझ में। तो देखिए इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब देखिए सन 1913 में वैज्ञानिक नील्स बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक प्रतिरूप बनाया। एक प्रतिरूप बनाया जो आपके सामने है। यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अतः इसमें n बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसने इसके लिए बात की तो ये परमाणु हो गया, और ये क्या हो गया, इसके अंदर जो प्लस का चिन्ह लग रहा है वो क्या हो गया, नाभिक हो गया। अब ये प्लस का चिन्ह क्यों लगाते हैं इसमें, इसलिए प्लस का चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि नाभिक क्या होता है, एक धनावेशित कण, धनावेशित होता है नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। इसलिए ये क्या होता है, धनावेशित होता है। ये हमारा परमाणु है, उसके अंदर ये क्या है, नाभिक है। और नाभिक के जो बाहर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो देखिए इसने इसके अनुसार क्या क्या परिकल्पनाएं दी। इसने पहली परिकल्पना थी इसकी कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ट्रुथ बात है बिल्कुल कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक क्या होता है, धनावेशित, नाभिक में क्या होता है, धनावेशित प्रोटॉन होता है। नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, एक तो क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, परंतु जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित कण होता है। अतः नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। सेकंड परिकल्पना थी इसकी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। इसने अगली परिकल्पना दी कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। आई बात समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट परिकल्पना थी जिन्हें कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये देखिए ये है नाभिक। नाभिक से जैसे ही अपन इन वृत्ताकार कक्षाओं की तरफ पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऊर्जा स्तर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ऊर्जा स्तर। ये क्या सा ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर। इससे आगे जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। यानी इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट परिकल्पना, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये कक्षाएं क्या होती है, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। फिर देखिए इनकी संख्या n होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है, n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं।
तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमाणु के ऊपर, परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना परमाणु क्रमांक है, तो उसके लिए इसकी संख्या कितनी होती है? n होती है। इन कक्षाओं को k, l, m, n डॉट डॉट आदि से निरूपित करते हैं। इन कक्षाओं को अपन किससे निरूपित करते हैं? k कक्षा, l कक्षा, m कक्षा, n कक्षा। इसी प्रकार से आप आगे भी नाम दे सकते हैं, m, n, o, p, q, r, s, आगे नाम दे सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट परिकल्पना थी इसकी कि n का मान बढ़ाने से इनकी नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा स्तर बढ़ता है। जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ऊर्जा स्तर हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे ये नाभिक है, यहाँ पर अपना n का मान 1 था, यहाँ पर n का मान 2 हो गया, यहाँ पर n का मान 3 हो गया। तो देखिए यहाँ से पहले तो n का मान अपना था 1 था, तब तो इससे नाभिक की दूरी इतनी थी। जब आपने n बराबर 2 लेंगे तो नाभिक की इससे दूरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। n का मान 3 लेंगे तो और बढ़ेगी। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाएंगे वैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? पहले यहाँ पर ऊर्जा स्तर ये था, फिर इससे बढ़कर ये हो गया, फिर इससे बढ़कर ये हो गया, तो ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ऊर्जा स्तर भी बढ़ेंगे। तो इसकी परिकल्पना क्या थी कि n का मान बढ़ाने से नाभिक से दूरी और ऊर्जा स्तर बढ़ता है। फिर देखिए आगे, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? बेटा ये मोस्ट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr बराबर nh/2π। अब देखिए कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसका जो संवेग निकाला वो संवेग क्या था? mvr। r को अपन इधर की साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा अपना nh/2πr हो जाता है। क्या हो जाता है? nh/2πr हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है? mvr बराबर nh/2π। अब m क्या होता है? m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। n अपना यहाँ दे रखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक होता है। v क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या होता है? कक्षा की त्रिज्या। जो अपन को कक्षा दे रखी है, जैसे ये कक्षा दे रखी है अपन को, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जैसे सपोज दैट अपन ये कक्षा ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? अपने केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या है? कक्षा की त्रिज्या। फिर पाई क्या होता है? पाई का मान अपन 3.14 भी ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं। तो इन मानों के द्वारा अपन मान लीजिए कोई भी चीज इनमें से पूछ रहा है, अपन से क्वेश्चन दे दिया, अपन को न्यूमेरिकल दे दिया, तो ये अपन इस सूत्र से हल कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए आगे, आगे इसकी छठी परिकल्पना थी कि बोहर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी नहीं आती है। बोहर ने आगे कहा था कि मान लीजिए, यहां पर देखिए आप, बोहर ने ऐसे कहा था कि मान लीजिए ये है नाभिक, और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी निश्चित कक्षा में यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, कंटिन्यू लगा रहा है। तो ऐसे कहा था कि जैसे ये चक्कर लगा रहा है तो इस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। क्या? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते लगाते कभी भी इसकी ऊर्जा में क्या नहीं आएगी? कमी नहीं आएगी। अर्थात यह है पूर्ण रूप से ऊर्जावान रहेगा, यानी इसकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। आई बात समझ में? फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, पॉइंट नंबर 7, यानी इसकी सातवीं जो लास्ट एंड फाइनल परिकल्पना थी वो क्या थी? इसकी अंतिम परिकल्पना थी कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, यहाँ पर देखिए ये क्या है? कोई परमाणु है। निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा ऊर्जा स्तर है? नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है? निम्न ऊर्जा।
और जो ऊपर वाला ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर। तो इसने बताया कि जब परमाणु मान लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर से यानी इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में जाता है, किससे, इससे इसमें जाता है, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है इसमें अपन को ऊर्जा देनी पड़ती है, क्या, ऊर्जा देनी पड़ती है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जिस चीज में अपन ऊर्जा को देते हैं। तो जब परमाणु में किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, अर्थात उसमें ऊर्जा दी जाती है। फिर देखिए आगे क्या कहा कि मान लीजिए अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होना होता है, अर्थात ऊर्जा उससे बाहर निकलती है। आई बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आया नहीं आया? देखिए दोबारा समझा देता हूं मैं। जब मान लीजिए कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, यानी जो नीचे का ऊर्जा स्तर होता है वो निम्न होता है और जो ऊपर का होता है वो क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर होता है। जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है तो अवशोषण होता है, अर्थात उसमें ऊष्मा दी जाती है। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है। आई बात समझ में? उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फिर देखिए अवशोषण व उत्सर्जन से रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। जब अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो ये थी नील्स बोहर की परिकल्पना। अब आगे पढ़ते हैं हम नील्स बोहर की कमियों के बारे में। तो देखिए अब देखिए इसके कमियों के बारे में देखिए। अब देखो कोई भी साइंटिस्ट होता है, कोई भी चीज़ देता है, परिकल्पना हो चाहे कुछ भी, उसमें कमी अवश्य निकलती है। तो इनकी परिकल्पना में भी कमियां थी, 3 कमियां थी। वो क्या क्या है आप देखिए। यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यह केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, एक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, आगे वाले जो तत्व हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर सका। फिर दूसरी कमी थी इसकी कि यह मॉडल परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की आकृति को समझाने में असफल रहा। देखिए अगली कमी क्या थी कि मान लीजिए कोई किसी भी परमाणु के संयोग से, जैसे कोई भी यौगिक बनता है या कोई भी अणु बनता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपन ने 2 हाइड्रोजन ले लिए तो H2 बन गया। तो इसकी जो आकृति है H2 की आकृति, उसको समझाने में भी ये क्या रहा, असमर्थ रहा। मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से बनने वाला जो अणु होता है, 2 या 2 से अधिक, ये था, इसने यह केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम समझाने में ही सफल रहा, इससे आगे सफल नहीं रहा। फिर दूसरा पॉइंट था इसका कि ये परमाणुओं के संयोग से, जैसे 2 परमाणु संयोग करके एक अणु का निर्माण कर लेते हैं, तो अणु की संरचना को समझाने में भी ये क्या रहा, असफल रहा। फिर देखिए तीसरी कमी थी कि उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर, जब उच्च भेदन वाले यानी दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि जो उपकरण लाए गए, उनसे देखने पर परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम 1 से अधिक लाइनों में बटा है। जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो आगे आप जैसे 12th क्लास 11th क्लास में आप पढ़ोगे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, उसमें आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से होता है, 1 से अधिक लाइनों में होता है। ये इस प्रकार से इसमें सीरीज होती है, श्रेणियाँ होती है, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, उन श्रेणी में बटा होता है, जो आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसका विवरण अभी यहाँ पर नहीं है आपके 10th क्लास में। तो देखिए ये 1 से अधिक लाइनों में बटा होता है क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम, जिसका कारण बोहर मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। तो ये थी बोहर मॉडल की कमियां। तो यहाँ पर अपने परमाणु की खोज होती है इस चैप्टर की खत्म। अब अपन बात करते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो देखिए अब ध्यान देंगे आप सभी। अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा, परमाणु के बारे में पढ़ने पर अपन ने वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत दिए परमाणु के ऊपर, क्या क्या परिभाषाएं दी, क्या क्या उनका मॉडल दिए, क्या क्या उन्होंने खोज की और किस किस चीज़ में वो असफल रहे, उनके बारे में पढ़ा।
अब अपन तत्वों के बारे में पढ़ते हैं और उनका जो वर्गीकरण होता है, तत्वों को किस प्रकार से आवर्त सारणी में जमाया गया, उसके बारे में अपन आप चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल लेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए तत्वों के वर्गीकरण में अपन देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि भूपर्पटी में तत्व खोजे गए वैज्ञानिकों द्वारा। क्या? भूपर्पटी में वैज्ञानिकों द्वारा तत्व खोजे गए। तो ऐसे तो है नहीं कि एक बार में सारे तत्व खोज लिए गए हों, ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सारे तत्व खोज लिए गए, कुछ अल्प मात्रा में तत्व खोजे गए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले 1800 ईस्वी में कितने तत्व खोजे गए? सन 1800 में, सन 1800 में कितने तत्व खोजे गए? 31 तत्व खोजे गए। कितने तत्व खोजे गए? 31 तत्व खोजे गए। कितने तत्व खोजे गए? 31। फिर देखिए 31 के बाद में सन 1865 में 63 तत्व खोज लिए गए। 1865 में कितने? 63 तत्व खोज लिए गए। कितने तत्व खोज लिए गए? 63 तत्व खोज लिए गए। फिर देखिए 1863 के बाद में आज तक, देखिए सन 1800 में 31 तत्व खोज लिए थे, सन 1865 में 63 तत्व खोज लिए, लेकिन इसके बाद में आज तक हमको कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? 114 तत्वों का ज्ञान अपन को हो चुका है कि अपने कितने तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक? 114 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो अपन सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि सन 1800 में 31 तत्व खोज लिए थे तथा 1865 में 63 तत्व खोज लिए थे। परंतु अब 114 तत्व खोजे जा चुके हैं, आई बात समझ में आपके? देखिए तत्व थे, उनको धीरे धीरे खोजा गया। सबसे पहले 1800 ईस्वी में 31 तत्वों का ज्ञान हुआ, 1865 में 63 तत्व ज्ञात कर लिए, और फिर आगे चलकर धीरे धीरे हमको कितने तत्व प्राप्त हो गए? 114 तत्व प्राप्त हो गए। तो देखिए 114 जब हमको तत्व प्राप्त हो गए, जब हमको इतने सारे तत्व प्राप्त होते गए धीरे धीरे कि प्रकृति में भूपर्पटी में ये तत्व पाए जाते हैं, तो उन तत्वों को क्या किया कि हमने एक आवर्त सारणी में जमाने की कोशिश की, इनको एक सारणी में जमाने की कोशिश की, इनको व्यवस्थित करने की कोशिश की। और व्यवस्थित करने की कोशिश में क्या किया कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत रखे कि किसी वैज्ञानिक ने क्या मत दिया, किसी ने क्या मत दिया कि इनको इस प्रकार जमाया जा सकता है या इनको इस प्रकार जमाया जा सकता है। उन वैज्ञानिक के बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से इन तत्वों को व्यवस्थित किया। आई बात समझ में? तो नीचे लिखेंगे अपन, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए या विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, ऐसे लिखो आप, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इन तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया, किस प्रकार व्यवस्थित किया, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा साइंटिस्ट आता है डावे राइनर। कौन सा साइंटिस्ट आता है? डावे राइनर। देखिए पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले डावे राइनर नाम के साइंटिस्ट ने तत्व होते हैं उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की। तो देखिए उसने क्या किया, इसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। सामने देखेंगे सभी। देखिए सबसे पहला साइंटिस्ट था अपना डावे राइनर।
अब देखिए डाबे राइनर ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं त्रिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? त्रिक सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत था उसका नाम क्या था? त्रिक सिद्धांत। इसलिए इसे बोलते हैं डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। क्या? डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं अपन कि डाबे राइनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम त्रिक सिद्धांत क्यों था? क्या? डाबे राइनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम त्रिक सिद्धांत क्यों था? इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो देखिए यहां पर सामने देखिए, इसने क्या किया कि तत्वों को तीन तत्वों की व्यवस्था की इसने। क्या? तीन तत्व लिए, तीन तत्वों की व्यवस्था में जमाया। इसने क्या किया कि तीन तत्वों को एक श्रेणी में जमाया। क्या? एक श्रेणी में जमाया। जैसे इसने तीन तत्व लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसने इस प्रकार तीन तत्व लिए, उन्होंने इसे अपने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जमाया। यानी जो उसने तीन तत्व लिए उनका एक त्रिक बनाया, तीन तत्वों का एक समूह लिया, जिसे क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक। इसलिए इसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? त्रिक सिद्धांत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने तीन तत्वों का क्या लिया? एक समूह लिया, और उस समूह को किसके आधार पर जमाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। किसके आधार पर जमाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जैसे इसका होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है 39। तो इसने क्या किया कि परमाणुओं को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया, और जमाने के पश्चात उसने कहा कि जो इसका और इसका जो औसत द्रव्यमान निकलता है, क्या? इसका पहले का और जो तीसरे परमाणु होता है उसका जो औसत द्रव्यमान निकलता है वो इसके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। क्या? जो पहला और तीसरे का जो औसत द्रव्यमान है, औसत भार है, वो किसके बराबर होता है? दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये किसने कहा था? डाबे राइनर ने कहा था। किसने कहा था? डाबे राइनर ने। अब आपके ये समझ में आया नहीं है? देखो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो डाबे राइनर नाम का एक साइंटिस्ट था। डाबे राइनर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि तीन तत्वों का एक समूह बनाया, जिसे अपन क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक। उन्होंने इसे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, फिर इसका उससे ज्यादा, फिर इसका इससे ज्यादा। इस प्रकार इनको क्या किया? व्यवस्थित किया, यानी जमाया। फिर उसने आगे बताया कि जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है उसका औसत द्रव्यमान इस दूसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। यानी 7 + 39/2 बराबर क्या होना चाहिए? Na का द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Na का द्रव्यमान, यानी इसके लगभग बराबर होना चाहिए। उसने ये बताया। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं अपन? डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो देखिए अब इसके बारे में अपन लिखते हैं। देखो डाबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने तीन तत्वों का एक समूह बनाया, जिसे त्रिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। त्रिक कहते हैं। उन्होंने इन तीन तत्वों को इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। फिर उन्होंने बताया कि पहले तथा
तीसरे तत्व का औसत द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, बराबर होता है। ये किसने बताया? डाबेराइनर ने बताया। देखिए ये आपको सिद्धांत लिख दिया कि डाबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने तीन तत्वों का क्या बनाया, एक समूह बनाया। इस समूह को क्या कहते हैं अपन? त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। उन्होंने इन 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। परमाणु आधार पर जमाने पर फिर उन्होंने बताया कि पहले तथा तीसरे तत्व का औसत द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब देखिए इन्होंने ये सिद्धांत तो दे दिया, परंतु ये सिद्धांत केवल 3 त्रिकों तक ही कार्य कर पाया, यानी 3 समूहों तक ये कार्य कर पाया। आगे यह सिद्धांत क्या हो गया? असफल हो गया। तो ये क्या हो गई? डाबेराइनर की कमी हो गई। कि डाबेराइनर की कमी क्या रही? देखिए कमी नीचे नोट करेंगे। डाबेराइनर के जो त्रिक सिद्धांत है उसकी कमी क्या रहेगी? कि यह सिद्धांत केवल 3 त्रिकों तक ही चल पाया, केवल 3 त्रिकों तक ही सफल रहा। आगे यह सिद्धांत क्या हो गया? असफल हो गया। आई बात समझ में? तो ये आपको जैसे मान लीजिए छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाबेराइनर त्रिक सिद्धांत की कमी, 1 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है 1 नंबर में कि डाबेराइनर सिद्धांत की क्या कमी थी, तो आप कमी तुरंत बता दो कि डाबेराइनर सिद्धांत की केवल क्या कमी थी कि यह केवल 3 त्रिकों तक ही सफल रहा। आगे यह क्या हो गया? असफल हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ये तो था डाबेराइनर। अब डाबेराइनर के बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है अपना न्यूलैंड्स आता है। क्या आता है? न्यूलैंड्स आता है। उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो पागल होते हैं। क्या होते हैं? पागल होते हैं। और वो किसी न किसी चीज़ से प्रेम करने लग जाते हैं, किसी न चीज़ से मोह करने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार ये साइंटिस्ट भी ऐसा ही था। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इन्हें क्या था कि संगीत से बहुत प्रेम था। किसको? न्यूलैंड्स को। किससे प्रेम था? संगीत से। तो इन्होंने क्या कर दिया कि संगीत के आधार पर ही तत्वों को जमाने का प्रयत्न किया। तो जैसे मान लीजिए संगीत के 7 सुर होते, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यानी पहला तत्व, इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि सा पहले भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। क्या? सा पहले भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। तो देखिए उसने इन संगीत, न्यूलैंड्स जो नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने जो संगीत के जो सुर होते हैं उसके आधार पर ही तत्वों को जमाने का प्रयास किया। तो उसका प्रयास क्या था? देखिए ये समझिए। इसके बारे में अपन अगर लिखे तो क्या लिखेंगे कि न्यूलैंड्स नाम के वैज्ञानिक ने तत्वों को संगीत के सुरों के आधार पर जमाया। जमाने के पश्चात उसने बोला कि जो पहला जो तत्व है, क्या? पहला जो तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, क्या? पहला जो तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 8वें तत्व के, क्या? 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये किसने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया।
क्या बताया कि जो पहला जो तत्व होना चाहिए उसका जो परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए वो 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये किसने बताया, न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने। जैसे संगीत के सुर में सा शुरू में भी आता है और लास्ट में भी आता है, यानी पहला और 8वां क्या है, अक्षर बराबर है। उसी प्रकार न्यूलैंड्स ने क्या किया कि इसके आधार पर इसने बताया कि जो पहला तत्व होता है वो 8वें तत्व के परमाणु पहले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये किसने बताया, न्यूलैंड्स ने बताया। आई बात समझ में। तो इसके बारे में देखो लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। न्यूलैंड्स ने तत्वों को संगीत के सुरों के आधार पर जमाया, संगीत के सुरों के आधार पर जमाया और उन्होंने बताया कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत बोलता है कि संगीत के सुरों के आधार पर इन्होंने जमाया और बताया कि इसका जो पहले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। आई बात समझ में। तो उतारो इसे। अब देखिए आगे, देखिए ये तो इसने सिद्धांत दे दिया, लेकिन इसमें भी क्या हो गया, ये फेल हो गया साहब। क्योंकि कोई भी ये थोड़ी है कि ये सिद्धांत दे दिया इसने संगीत के आधार पर तो ये हर तत्वों पर ही चलेगा। आखिरकार ये भी क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्या हो गया, फेल। अब देखिए यह सिद्धांत क्या हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कौन से परमाणु तक लागू हो पाया, कैल्शियम परमाणु तक ही लागू हो पाया। देखिए इसकी कमियों के बारे में अपन यहाँ देख लेते हैं। देखिए कमी, यह सिद्धांत कैल्शियम परमाणु तक ही लागू हो पाया, आगे यह असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। आई बात समझ में आपके कि यह जो सिद्धांत है वो कौन से परमाणु तक ही लागू रहा, कैल्शियम परमाणु तक ही लागू रहा। आगे यह सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। फिर अगली चीज है कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हो सका, भारी तत्वों पर यह लागू नहीं हो सका। यह सिद्धांत हल्के तत्वों पर ही लागू हो सका, तत्वों पर ही लागू हो सका। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कमी क्या थी इसमें कि ये केवल हल्के तत्व, भारी तत्व होते हैं उन पर भी ये लागू नहीं हो सका। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व होते हैं, 56 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, छत्व में 56 तत्व होते हैं। आगे अगर देखिए जब न्यूलैंड्स ने जो सिद्धांत दिया था, क्या न्यूलैंड्स ने जो सिद्धांत दिया था तब कितने तत्व थे प्रकृति में, 56 ही तत्व खोजे जा चुके थे। तो 56 तत्वों तक तो इसने
कर दिया, लेकिन 56 के बाद में जैसे आगे तत्व आए तो आगे तत्वों में अष्टक का नियम पालन नहीं हो सका। तो लिखिए आगे, 56 तत्वों के बाद यह नियम असफल रहा। तो आई बात समझ में आपके? तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। आगे अपना साइंटिस्ट आएगा मेंडेलीव, जिसके द्वारा यह आवर्त सारणी सजाई गई, उसके बारे में अपन चर्चा